आज का जो कंपनी है ना, श्री रेफ्रिजरेशन, ओके, इसके नाम में ही सबसे पहले क्या आ जाता है? रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले इसमें एक कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, एचवीएसी। एचवीएसी का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ये चीज सभी चीज जो है वो कहीं ना कहीं एसी के साथ ही जुड़ी हुई है। कोई ऐसी जगह की जहां पर हमें कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है या हीटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, सेम जगह पर वेंटिलेशन का काम भी होता है। कोई भी कंपनी जो एचवीएसी सेगमेंट से बिलोंग करती है, वो कंपनी क्या करती है कि कंप्लीट कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसमें क्या होता है कि पहले तो डिजाइन करना कि जगह कैसी है, मुझे कहां पर कूलिंग सॉल्यूशन देना है, वो जगह का पूरा डिजाइनिंग करना, कूलिंग सॉल्यूशन कहां पे कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपर चीजें डिजाइन करना। डिजाइन होने के बाद उसमें कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कितनी मात्रा में लगेंगे, कौन सी क्वालिटी के इक्विपमेंट होंगे, वो इक्विपमेंट इंपोर्ट करने हैं या डोमेस्टिक किसी सप्लायर से लेने हैं। कूलिंग सॉल्यूशंस में हमने पहले भी देखा हुआ है, चिलर्स का यूज होता है, कंप्रेसर का यूज होता है, कंडेंसर का यूज होता है। उसके लिए कॉपर की ट्यूब्स लगती है, पाइप्स लगते हैं। ये सभी चीज इसके इक्विपमेंट्स में आती है। तो इक्विपमेंट्स को सोर्स करना, परचेज करना, फिर कंप्लीट सिस्टम को इंस्टॉल करना, फिर इंस्टॉल होने के बाद उसको टेस्ट करना, और आखिर में जब चीजें एकदम रनिंग हो जाएगी तो एवरी ईयर उसका रेगुलर बेसिस मेंटेनेंस करना, मेंटेन करना। तो ये सभी काम जो है वो एचवीएसी सेगमेंट की कंपनी करती है। तो ये सभी काम कौन करता है? श्री रेफ्रिजरेशन ये सभी काम करती है। क्लियरली ऐसा लिखा है कि ये नॉर्मल एसी लगाना नहीं है, राइट, कि कोई कमर्शियल स्पेस में एसी लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एवरी प्रोजेक्ट जो होता है वो स्पेशली डिजाइंड होता है, कस्टम इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, कि जहां पर जगह देख के, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख के, प्रोडक्ट देख के कि कौन सी प्रोडक्ट को कूलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, सब चीज को देख के एक्यूरेट टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर कंट्रोल के साथ, और जहां पर कोई भी एरर का आवश्यकता ना हो, लाइक एरर की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर एरर हुई तो चीजें, वो जगह डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कूलिंग की जरूरत होती है, वहां पर श्री काम करती है। टेम्परेचर एग्जैक्ट लेवल पर कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर जरा भी अप डाउन नहीं चलते हैं, ऐसी जगह पर इस तरीके कूलिंग लगता है। और टफ कंडीशंस, कुछ टफ कंडीशंस होती है, जैसे कि जहां पर कोई एरिया में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही हो, कोई जहां पर जगह पे ही बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डिफेंस के कोई इक्विपमेंट को कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां पर हो सकता है कि वॉर फ्रंट में या वो डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो खुद अपने में बहुत वाइब्रेट कर रहा हो। तो ऐसी जगह पर मुझे ऐसे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे कि वाइब्रेशन से या हीटिंग से उसको कोई इंपैक्ट ना हो, और अपना कूलिंग का काम वो लगातार अच्छी तरीके से करता है। और मरीन जैसी जगह पर, मतलब समुद्र के अंदर, अगर जहां पर समुद्र हवाएं बहुत ही वो होती है कि जंग लग सकता है या कोई भी और चीजें इंपैक्ट कर सकती है, तो वहां पर भी कूलिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ऐसी टफ जगहों पर श्री रेफ्रिजरेशन अपने कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स टेक्निकल काम वो करता है। और सबसे लास्ट वाला कीवर्ड है मिशन क्रिटिकल। मिशन क्रिटिकल मतलब ये ऐसे ऐसे क्लाइंट के लिए काम करता है और ऐसी ऐसी जगह पर काम करता है कि जहां पर फेलियर जो है वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल छोटा सा एरर भी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन रुकवा सकती है या बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर एकदम क्रिटिकल चीज होती है। तो यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट यूज किए गए हो, जो भी सिस्टम डिजाइन करा गया हो, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर ज्यादातर करके ऐसी कंपनी को एंट्री दी जाती है जिनका एक्सपर्टीज बहुत बड़े लेवल का हो। जहां पर भी कूलिंग सोल्यूशन होगा, कूलिंग सिस्टम होगा, वो ऑप्शनल ना हो और लाइफ और डेथ का सवाल हो, राइट। जैसे मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल सबमरीन ज्यादातर समंदर के नीचे रहती है, राइट। अगर वहां पर वेंटिलेशन का सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि बाहर पानी है सीधा, तो वहां पर जो सबमरीन के अंदर का जो हवा है उसको लगातार रोटेट करना पड़ेगा, वेंटिलेट करना पड़ेगा, अंदर कूलिंग देना पड़ेगा, क्योंकि सबमरीन के अंदर जो वेपन्स होंगे, पार्ट्स होंगे, सबमरीन के इंटरनल मशीन्स होंगे, वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेंगे, तो उसको कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल हो जाएगा, ऑप्शनल नहीं हो जाएगा। मैं आपको इसकी जगह पर एक और एग्जाम्पल दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए, वहां पर कूलिंग सोल्यूशन देना है। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पर कूलिंग सोल्यूशन एक आध घंटे के लिए डिस्टर्ब हो गया, कुछ घंटों के लिए डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं होगा। डैमेज होगा तो इतना बड़ा डैमेज है कि वहां पर लाइफ और डेथ का सवाल नहीं है। तो श्री जहां जहां भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कूलिंग के, वो सभी इंपॉर्टेंट जगह होती है, इनके क्लाइंट्स बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं, इसीलिए कंपनी उस तरीके से इंपॉर्टेंट कंपनी है।
सेकेंड क्वेश्चन ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कितने सालों से ये काम कर रही है। तो 2012 में, कंपनी तो बहुत पुरानी है, पर 2012 में कंपनी ने सबसे पहले डिफेंस एचवीएसी मतलब डिफेंस सेगमेंट के अंदर कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम शुरू किया था 2012 में, छोटे छोटे लेवल पर। जब कोई भी कंपनी कोई नए सेगमेंट में एंटर करती है तो पहले स्टेप से ही सक्सेसफुल हो जाए वो जरूरी नहीं है। तो 4 से 5 साल स्ट्रगल रहा, 4 से 5 साल कोई अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फिर 2017 में कंपनी को आईएनएस ध्रुव, जो एक शिप है, आईएनएस ध्रुव का प्रोजेक्ट मिला, शिप के अंदर कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला। एक मेजर ब्रेक थ्रू था। और उससे क्या हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था 2017 से पहले तक कि इंडिया के डिफेंस को भी, इंडिया के नेवी को भी जब अपने शिप के अंदर कूलिंग सॉल्यूशन लगाना था तो वो क्या करते थे कि बाहर की, इंडिया के बाहर की कंपनीज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, वहां से पार्ट्स लाते थे, वहां से टेक्नोलॉजी लाते थे, टीम वहां से आती थी। तो बहुत बार ये होता था कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते थे, राइट। और आत्मनिर्भर भारत का जब से शुरुआत हुआ था इनिशिएटिव का, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो उससे क्या हुआ कि हर छोटी मोटी कंपनी कोशिश कर रही थी कि हम खुद का कुछ डेवलप करें जिससे इंडिया भी आगे बढ़े और एज ए कंपनी लेवल पर भी फायदा हो। तो ये इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, मतलब खुद इंडिया की कोई कंपनी ये चीज कर सकती है, ये कैपेबिलिटी प्रूव हुई 2017 में। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप 2017 के बाद कंपनी को डिफेंस की ओर से, नेवी की ओर से काम मिलता रहा। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, स्कॉर्पियन सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन बहुत ही जानी मानी सबमरीन है, और ये सबमरीन का पूरा एक फ्लीट है स्कॉर्पियन सबमरीन्स का। उनके लिए उन्होंने फुल्ली डेवलप्ड एयर कंडीशंस बनाए, कूलिंग सिस्टम्स बनाए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, सबमरीन के अंदर तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वेंटिलेशन वाली, कूलिंग सॉल्यूशंस वाली, राइट। तो ये उन्होंने डेवलप किए। उसके बाद आईएनएस वागशीर करके सबमरीन का पूरा रेंज है, उसके लिए उन्होंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम और पार्ट सप्लाई किए। तो ये इनका पूरा जर्नी है। 2012 के बाद 2017 में उनको पहला ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद उनको काम लगातार मिलता रहा। यहाँ से ये चीज प्रूव होती है कि ये आपने नाम जो है ना वागशीर का या स्कॉर्पियन का, वो आप न्यूज में कहीं ना कहीं सुना होगा, या आप अगर देखोगे तो आप सुन लोगे। तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि गवर्नमेंट का इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, अपना इंडियन नेवी, कंपनी के ऊपर भरोसा करता है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करो, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ईपीसी कंपनी है? सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है। सर एचवीएसी के अंदर जो कई सिस्टम है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर हैंडलिंग यूनिट एएचयू, कूलिंग ओके टावर्स, डक्टिंग सिस्टम, हवा के पाइप्स, वेंटिलेशन सिस्टम, फ्रेश एयर एग्जॉस्ट, ये ओके सब बनाती है। अलग अलग प्रकार के चिलर्स बनाती है, जैसे एयर कूल्ड चिलर्स, वाटर कूल्ड चिलर्स, प्रोसेस चिलर्स, ये सब। ओके ओके हाँ, तो क्या ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ये सर्विस कंपनी है? क्या करती है? मास में, स्केल में प्रोडक्शन करती है? कैसे करती है काम? ये आप क्वेश्चन समझे? सर श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड इज नॉट जस्ट ए मैन्युफैक्चरिंग बट ए कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफरिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट्स। ओके, तो क्या समझ में आया? तो कैसा है, क्या कौन सा कंपनी है, ये किस तरीके का कंपनी है? सर मतलब ये इस प्रकार कंपनी है, मतलब पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन से लेकर लाइफ साइकिल, मतलब जब से तक ये जो भी अपना प्रोडक्ट है जहाँ पर लगा देगी तो जितने सालों तक वो रहेगा पूरा उसका सिस्टम प्रोवाइड करेगी, मतलब खराब होगा तो भी बनाएगी। ओके ठीक है, चलो समझते हैं। ना तो ये प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ना तो ये प्योर सर्विस कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादातर करके क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादातर करके प्रोडक्ट बनाती है तो स्केल पर बना सकती है, राइट। कोई एक प्रोडक्ट बना रही है तो स्केल पर उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो अपना जो भी कैपेसिटी होगा, अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगा, उसको इंक्रीज करने का कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की ट्राई करेगी और उसको बल्क में सेल करने की कोशिश करेगी, राइट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये टारगेट होता है और ये उसका आइडेंटिटी होता है। सर्विस कंपनी क्या कर रही है? सर्विस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो क्या करती है कि एक ईपीसी की तरह काम करती है। ईपीसी कंपनी आप सब लोग जानते हो कि वो प्रोजेक्ट्स लेगी, उसके पास खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वो कंप्लीटली बाहर से सब कुछ अरेंज करेगी और सिर्फ वो एक बीच में एक एजेंट की तरह काम करेगी, राइट। पर श्री रेफ्रिजरेशन ना तो प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ना तो प्योर सर्विस कंपनी है। ये मास प्रोडक्शन नहीं करती है, ये इसके हर प्रोजेक्ट जो होते हैं कस्टमाइज्ड होते हैं। इसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, पर हो सकता है कि उसको जो प्रोजेक्ट मिला हो उसमें जो जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता हो, सभी इक्विपमेंट इन हाउस शायद ना भी बने। तो उस केस में हो सकता है कि वो बाहर से भी सोर्स करे, हो सकता है कि कुछ पार्ट्स
इंडिया से ही सोर्स करे या चाइना से या बाहर के देशों से लाए, फिर उसको असेंबल करे, कुछ इक्विपमेंट्स खुद बनाए, उसके वो कैपेबिलिटी है, पर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ना तो कंप्लीट सर्विस कंपनी है। एक एग्जांपल देता हूं जहां से पता चलेगा कि एक्चुअल में फ्लो क्या रहता है जब कंपनी को काम मिलता है। फॉर एग्जांपल एक नेवी शिप के अंदर क्या करना है, अगर श्री को काम करना है तो वो क्या करती है कि कुछ इक्विपमेंट वो बनाती है। मान लो कि एक नेवी शिप के अंदर कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो हो सकता है कि उसमें जो भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता हो उसमें कुछ उसने खुद बना दिए, इन हाउस बना दिए, कुछ के पार्ट्स बाहर से लाके उसको असेंबल कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा कूलिंग सिस्टम का डिजाइन करना कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी नेवी शिप होगी उनका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, राइट, और वहां पे कौन सी जगह पे शिप के अंदर कौन से लोकेशन में कहां पर कूलिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, सेट करना है, तो वो सब डिजाइन का इंजीनियरिंग स्टडी करना, वो जगह का इंजीनियरिंग स्टडी करना, राइट। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ प्लान डिसाइड करती है, फिर यहाँ पर पार्ट्स असेंबल करती है, कुछ बनाती है, और उसके बाद क्या करती है, उसको इंस्टॉल करती है। ये सर्विस पार्ट हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग पार्ट हो गया, ये सर्विस पार्ट हो गया। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की कंपनीज आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखती है। कुछ कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, कुछ कंपनी सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनीज होती है, वो पूरा डिजाइनिंग का काम करेगी, इस तरीके का पूरा काम करके देगी। पर हो सकता है कि इंजीनियरिंग कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स ना हो सकता है इंजीनियरिंग कंपनी के पास मेंटेनेंस के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपर्टीज ना हो, राइट। हो सकता है कि कुछ कंपनी सिर्फ सर्विस कंपनीज हो, ईपीसी कंपनीज हो, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स भी नहीं है और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए एक्सपर्टीज भी नहीं है। तो इनके पास तीनों चीज है कंप्लीट। एक भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कर रही है, तीनों चीज इक्वली कर रही है। ज्यादातर प्रोडक्ट जो है इनके, उनको जो भी कूलिंग सोल्यूशन में प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट जो इन हाउस ही बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब इन हाउस ज्यादातर चीजें अगर इन हाउस ही बनती है तो यहाँ पर मार्जिन बहुत ही बचेगा, क्योंकि अगर खुद ही बनाते हैं तो वहां पर वो अच्छा खासा मार्जिन कस्टमर से चार्ज कर पाएंगे। अगर उनको ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर से लेनी पड़ती और फिर अपने कस्टमर्स को वो सप्लाई करता, तो वो जो जहां से लेनी पड़ती वो भी अपना एक मार्जिन रखेगा, तो वहां पर उनको कम मार्जिन मिलेगा, तो वहां पर एक प्रेशर आएगा, राइट। पर ज्यादातर प्रोडक्ट इन हाउस ही बनती है, तो एक तरीके का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, जो मैंने नीचे लिखा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डिफेंस ऐसा सेगमेंट है कि बहुत डिफिकल्ट सेगमेंट है। डिफेंस में हर इक्विपमेंट को जो डिफेंस, इंडियन डिफेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उसको टेस्ट करना कंपलसरी होता है, राइट। टेस्टिंग के बिना उसका यूज, उसका इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता। तो अगर कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होती तो उनको कोई थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाके वो एवरी पार्ट्स को या पार्ट्स को असेंबल करके जो भी चीज बनाते उसको टेस्ट करना पड़ता। टेस्ट के बाद अगर कुछ एरर्स आती तो वापस अपने प्लांट में लाना पड़ता। ये बहुत ही हेक्टिक चीजें हो जाती और लॉजिस्टिक के खर्चे भी बहुत बार बढ़ जाते हैं ऐसे चक्कर में। पर कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी ही है, राइट, वो कोई भी न्यू कमर कंपनी के पास नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन हाउस टेस्टिंग से क्या होगा कि एक खुद ही मार्जिन सेव कर पाएंगे और एक मेजर एंट्री बैरियर भी बन जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी दूसरी कंपनी के लिए एंट्री बैरियर बन जाता है, वो ये सेगमेंट में एंट्री नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी। अगर सिर्फ एक लाइन में इसका इंट्रोडक्शन दिया जाए तो ये कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल कूलिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है, पर ईपीसी टाइप कंपनी है, क्योंकि ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है, इंस्टॉलेशन भी करेगी, इंस्टॉल करने के बाद एवरी ईयर इसका जो मेंटेनेंस होगा वो भी करेगी, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट लेगी। तो ये एक ईपीसी टाइप कंपनी है, पर साथ में मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन है उनके पास। आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरा सवाल, कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? चलो यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं। सर, इसका ग्रोथ ड्राइवर ये है कि जैसे जितने भी अभी शिप बनने हैं, हाँ, सभी में ये HVAC सिस्टम लगना जरूरी है। ओके, यानी कि इसका गारंटी डिमांड रहेगा ही रहेगा। जैसे कंपनी आगे 200 शिप्स बनने वाला है, 2 या 3 साल में बनाने वाली है। मतलब कंपनी HVAC 200 शिप्स कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिसमें से 200 HVAC सिस्टम लगाएगी। डिफेंस बूम की वजह से इसका ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। नेवल एक्सपेंशन, जिसमें ह्यूज डिमांड रहेगा HVAC का। डाटा सेंटर कूलिंग, पार्टनरशिप विद ग्लोबल कंपनी, मतलब डाटा सेंटर में कूलिंग के लिए इसका एक ग्लोबल कंपनी है स्मार्ट डीटी, जिसके साथ इसने डाटा सेंटर कूलिंग के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। नॉन डिफेंस मरीन में, मर्चेंट शिप्स में और कमर्शियल शिप्स में भी HVAC सिस्टम्स लगाएंगे। ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स है। कंपनी जो है ऑलरेडी डिफेंस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना चुकी है। 2017 के बाद उनको काम मिलना चालू हो गया है, तो डिफेंस में तो ऑलरेडी इसका अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख चुका है, बन चुका है।
अब वही कैपेबिलिटी का यूज करके वो नॉन डिफेंस सेगमेंट में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। सवाल क्या था, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर में रेवेन्यू कहां से आ सकता है। तो नॉन डिफेंस सेगमेंट में भी वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब इसकी बात करी जाए नॉन डिफेंस सेगमेंट की, तो आने वाले 3 से 5 साल में करीबन 200 से ज्यादा शिप बनने वाली है। ये शिप जो है 200 शिप का काम श्री को नहीं मिला है, ओवरऑल कमर्शियल शिप बनने वाली है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में शिप मेकिंग का, शिप बिल्डिंग का जो बिजनेस है वो आने वाला फ्यूचर का एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बनने वाला, एक नया सेक्टर, नया सेगमेंट उभर के आएगा। तो जितनी शिप बनेगी उतनी शिप में कूलिंग सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। इंडियन नेवी, आज से आप 6-7-8 महीने पहले चले जाओ, मोदी जी ने एक साथ 3 वॉरशिप को कमीशन किया था, नेवी को दिया था। और तभी उन्होंने मोदी जी ने बोला था कि आने वाले सालों में करीबन 50 से 60 नई वॉरशिप बनेगी। ये नॉर्मल शिप की बात नहीं है, वॉरशिप की बात हो रही है। नेवी शिप बनेगी आने वाले सालों में लगभग 60। और करंटली जितनी भी नेवी शिप्स हैं, जितने भी सबमरीन्स है, वहां पर अच्छा खासा काम श्री करती है ऑलरेडी। तो जो आने वाले टाइम में चीजें बनेगी वहां पर भी काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर ऑलरेडी डिफेंस सेगमेंट हो गया, दूसरा ग्रोथ ड्राइवर नॉन डिफेंस सेगमेंट हो गया, तीसरा ग्रोथ ड्राइवर हो जाता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर और डेटा सेंटर का कूलिंग पिछले कुछ महीनों से बहुत ही लाइमलाइट में है, उसको बहुत ही बड़ा मनी फ्लो भी मिल रहा है मार्केट में। और एक तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर एक पी री रेटिंग का भी चांस हो जाए आने वाले टाइम में। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक स्मार्ट करके, एक ग्लोबल लीडर है डेटा सेंटर कूलिंग के अंदर, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। स्मार्ट एक ग्लोबल लीडर है, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी स्मार्ट ने डेवलप करी है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी इंडिया में स्मार्ट के साथ मिलकर, टेक्नोलॉजी स्मार्ट की होगी इंडिया में, इंडिया का नेटवर्क, कंपनी के कॉन्टेक्ट्स, कंपनी की टीम, टेक्निकल एक्सपर्टीज, सब कुछ कंपनी का होगा, श्री का होगा। और दोनों मिलके इंडिया के डेटा सेंटर्स के लिए ऑयल फ्री कंप्रेसर्स वाली टेक्नोलॉजी देंगे, मेनली कूलिंग सॉल्यूशन पूरा सेटअप करके देंगे। कंपनी 50,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ला रही है। ये जो जगह है वो एक्सपेंडेबल हो सकती है 1 लाख स्क्वायर फीट तक। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे भी नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे नई नई कैपेसिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो और भी 50,000 स्क्वायर फुट ऐड हो सकता है। रिक्वायर्ड फंड्स ऑलरेडी कंपनी के पास मौजूद है। कंपनी ने आईपीओ किया था 2025 में अगस्त में, तो तब कंपनी के पास जो भी आईपीओ का पैसा आया था उसमें से पैसा पड़ा हुआ है, कुछ बोरोइंग्स भी पड़ी हुई है कंपनी के पास, कंपनी ने जो बैंक से पहले ली होगी। 2027 में, मार्च 2027 के आसपास, नहीं, स्टार्ट ऑफ FY27, मतलब अगले साल, करेक्ट, अगले साल जो है 50,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड है, इसका फेज 1 का जो कैपेक्स है वो रेडी हो जाएगा। उसका जो 1 लाख स्क्वायर फुट का कैपेसिटी है, फुल्ली ऑपरेशनल जब भी होगी, आने वाले कुछ साल में जब भी फुल्ली ऑपरेशनल होगी, तब कितना तक रेवेन्यू आ सकता है, करीबन 550 से 600 करोड़ का रेवेन्यू हैंडल कर सकती है। मतलब करीबन 600 करोड़ के रेवेन्यू तक तो नया जमीन खरीदने की भी जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तक तो सब रेडी है, उनके पास जमीन पड़ी हुई है। ओके, तो ये कैपेक्स का ये सीन है। तो सवाल ये है कि क्या नए प्लेयर्स की एंट्री ये बिजनेस सेगमेंट में आसान है या बहुत मुश्किल है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब ये है कि एंट्री जो है वो इजी नहीं है। कंपनी ने अपनी कैपेबिलिटी से डिफेंस इकोसिस्टम में कुछ लार्ज एमएनसी को रिप्लेस किया है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत होते हैं, इसमें टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनीज में खुद डिफेंस के ऑफिसर्स वहां पर आके प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, वहीं पर वो स्टेशन रहते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लगते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं। अप्रूवल्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल की चेकिंग होती है, उसके बाद ही आपके प्रोडक्ट्स अप्रूव होते हैं कोई भी शिप में, कोई भी वेपन में इंस्टॉल करने के लिए। प्रोडक्शन तो आप बना लोगे, आप कैपेबिलिटी कैपेसिटीज ऐड करके प्रोडक्शन तो फास्ट कर दोगे, पर प्रोडक्शन फास्ट करने के बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट आपकी डिलीवरी को डिले कर दे। गवर्नमेंट बोल दे कि हमने जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट को 6 महीने के लिए 1 साल तक पोस्टपोन कर दिया है। तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी डिले हो जाए, हो सकता है कि आपने डिलीवर कर दिया पर गवर्नमेंट से पैसे
आने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन डीले हो जाए। तो इसके चलते डिफेंस सेगमेंट में काम करना वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट साइकिल्स भी बहुत लंबे होते हैं, पेमेंट इजीली आता नहीं है, टाइम लग जाता है। तो अगर कंपनी का जो खुद का एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है कि 2012 में उन लोगों ने चालू किया था, पर शुरू के 4-5 साल बहुत डिफिकल्ट रहे थे, उनको कुछ उतना ब्रेक थ्रू मिला नहीं था। 2016-17 में जाके उनको ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद कंपनी की गाड़ी आगे बढ़ी। तो कोई भी नए प्लेयर को अगर इसमें एंटर भी करना है तो उनको कई साल लग जाएंगे, और उतने साल लगने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुली काम कर पाए। अभी नेक्स्ट सेगमेंट पर आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कुछ टाइम पहले कनाडा की स्मार्ट करके एक कंपनी है, इसके साथ टाई अप किया हुआ है, इसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है ये, ग्लोबली ये डेटा सेंटर्स को कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और एक बहुत ही नामी कंपनी है। इन्होंने अभी श्री के साथ कोलैबोरेट किया है। क्या करेगा कंपनी स्मार्ट? ऑयल फ्री चिलर्स मेनली प्रोवाइड करेगा। इनकी जो मेन टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इंडिया में नहीं थी वो क्या है? ऑयल फ्री चिलर्स की टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑयल फ्री चिलर्स क्या होते हैं। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। ऑयल फ्री चिलर्स क्या होते हैं उसके पहले थोड़ा एक बार बैकग्राउंड चेक करते हैं। डेटा सेंटर्स में क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, 24/7 चालू रखना पड़ता है। सर्वर्स होते हैं, प्रोसेस होता है, क्या करता है? हीट जनरेट होते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझिए। कूलिंग यूनिट जो होता है डेटा सेंटर रूम के अंदर रखा जाता है, कूलिंग यूनिट, और रेक्स के पास रखा जाता है। रेक्स के अंदर सर्वर्स अरेंज किए जाते हैं, तो रेक्स के पास कूलिंग यूनिट रखा जाता है। कूलिंग यूनिट क्या करता है कि सर्वर्स जो गर्म हवा होती है, जो हवा में आसपास की हवा को जो गर्म कर देते हैं, एक हीट को जो बाहर छोड़ते हैं, उससे क्या होता है कि गर्म हवा जो होती है वो कूलिंग यूनिट उसको खींच लेता है। रेक्स के आसपास कूलिंग कोयल जो होता है, रेक्स के आसपास बहुत नजदीक से कूलिंग कोयल को अरेंज किया जाता है। ये कूलिंग कोयल के अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती है, वो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही चिल्ड वाटर जो है लगातार फ्लो होते रहता है। रेक्स के आसपास ये जो कोयल होती है उसमें लगातार चिल्ड वाटर फ्लो होते रहता है। रेक्स की गर्म जो हवा होती है ये कोयल के ऊपर से गुजरती है, हवा ठंडी होकर वापस सर्वर्स की तरफ भेज दी जाती है, क्योंकि अगर अंदर बहुत ही चिल्ड वाटर है तो उसके ऊपर जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाएगी और वापस वो सर्वर्स की ओर भेज दी जाएगी। तो सर्वर्स ठंडे रहेंगे, सर्वर्स गर्म नहीं होंगे। गर्म हवा की जो हीट होती है उससे क्या होगा कि जो ट्यूब्स के अंदर, पतली पतली ट्यूब्स के अंदर जो चिल्ड वाटर घूम रहा था वो पानी गर्म हो जाएगा, वो हीट पानी में ट्रांसफर हो जाएगी, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी कॉइल के अंदर ये पानी दोबारा कूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गर्म पानी रहा तो जो काम के लिए उसको रखा गया था पूरी सिस्टम को, काम करना बंद कर देगी। तो ये पानी को वापस ठंडा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है कि ये गर्म पानी वापस पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है कि डेटा सेंटर के बाहर चिलर प्लांट तक भेज दिया जाता है। चिलर के अंदर क्या होता है? चिलर के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस होता है। हमने रेफ्रिजरेंट गैस वाली कई सारी कंपनीज देखी है और उसके ऊपर स्टडी किया है। रेफ्रिजरेंट गैस होता है, रेफ्रिजरेंट गैस का नेचर अपने आप में ठंडा होता है, वो पानी को ठंडा करता है। ये क्या करता है? रेफ्रिजरेंट गैस गर्म पानी को ठंडा कर देता है और फिर से ये ठंडा पानी वापस रेक्स की ओर भेज देता है। रेक्स में जो कॉइल होती है, कॉइल की ट्यूब्स में ठंडा पानी घूमता रहता है। जब वो गर्म हो गया था तो वापस उसे बाहर भेजा था, पर अभी जब वो वापस ठंडा हो चुका है तो उसको फिर से सर्वर्स की ओर, रेक्स की ओर भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि ये पानी तो ठंडा हो गया, पर पानी ने क्या किया कि रेफ्रिजरेंट गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। डेटा सेंटर के रूम के अंदर की गर्म हवा ने जब चिल्ड वाटर का तापमान बढ़ा दिया, उसको गर्म कर दिया, तो वो चिल्ड वाटर को बाहर भेज दिया। अभी वो चिल्ड वाटर को किसने ठंडा किया? रेफ्रिजरेंट गैस ने ठंडा किया, पर उसकी वजह से क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट गैस का टेम्परेचर बढ़ गया। तो अभी जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है उसमें क्या होता है कि चिलर्स के अंदर कंप्रेसर्स होते हैं। कंप्रेसर क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेंट गैस को बहुत ही हाई कंप्रेशन के साथ, प्रेशर के साथ कंप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेज में कंडेंसर में जाके ये जो हाई प्रेशर वाला गैस होता है उसको ठंडा किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पूरी सिस्टम के अंदर, कंप्रेसर के अंदर पार्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं। मशीन पार्ट्स के अंदर क्या होता है कि शाफ्ट्स होते हैं। तो मशीन पार्ट्स के अंदर मूवमेंट होती है। मूवमेंट होने पे स्मूथ मूवमेंट हो, फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए क्या यूज होता है? ऑयल यूज होता है। कोई किसी भी तरीके का लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है। तो पार्ट्स अच्छे से काम करे उसके लिए उसके अंदर ऑयल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल कंप्रेसर्स या चिलर्स के अंदर के पार्ट्स होते थे वो सभी के अंदर ऑयल लुब्रिकेंट यूज होता था। पर ये ऑयल लुब्रिकेंट क्या करता है? ऑयल लुब्रिकेंट जो होता है वो सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो इससे जो हीट ट्रांसफर का, जो डेटा सेंटर के अंदर से जो गर्म हवा से जो पूरा हीट सिस्टम का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर बीच बीच में जो ऑयल वाला सिस्टम है ना वो डिस्टर्बेंस पैदा करते रहता है। तो हीट ट्रांसफर जो है वो अपने आप स्लो हो जाता है। दूसरी बात कि जब ऑयल वाला पूरा काम है ना, तो ऑयल वाली जो चीज होती है, मशीन जो होते हैं ना, उसको
क्लीन करना जरूरी है, ऑयल को रिप्लेस करना जरूरी है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो ये काम के चलते क्या होता है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, ऑयल बेस्ड चिलर्स या ऑयल बेस्ड कंप्रेसर्स, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। इसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंट काम होना चाहिए ना पूरे कूलिंग सिस्टम का, डेटा सेंटर कूलिंग का, वो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके चलते ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ज्यादा एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। हमारा हमेशा एक एम रहता है ना कि एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्रोडक्ट को और इंप्रूव करना। एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो टेक्नोलॉजी है कि जिसमें ऑयल की जगह पर मैग्नेट्स को यूज किया जाता है, राइट। ऑयल का मेन काम क्या है कि मशीन पार्ट्स जब अंदर घूम रहे हो तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट में आके फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए बीच में ऑयल यूज होता है जिससे एकदम स्मूथ मूवमेंट हो, राइट। अभी ऑयल की जगह पर मैग्नेट से ये जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है मैग्नेट की मदद से, और वो एक डिस्टेंस पर रह के वो सब मूवमेंट करते हैं, तो वहां पर भी फ्रिक्शन नहीं होता है, पर यहाँ पर ऑयल फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो फ्रिक्शन के बिना काम हो रहा है। इस तरीके के सिस्टम्स जो आवाज बहुत कम करते हैं, ऑयल वाले जो भी सिस्टम्स है, कंप्रेसर्स है, वो आवाज भी ज्यादा करते हैं, नॉइज बहुत ज्यादा करते हैं, तो बहुत बार सबमरीन हो गई या तो शिप हो गई तो उसके इंडोर स्पेसिस में आवाज शोर बहुत होता है, राइट। तो वो कम करने के लिए भी ऑयल फ्री चिलर्स, ऑयल फ्री पार्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए श्री जो है उन्होंने स्मार्ट के साथ मिलकर इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने का फैसला किया है डेटा सेंटर्स के लिए। एक और क्वेश्चन उठता है कि इसमें श्री का रियल कॉम्पिटिटिव एज क्या है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटर के पास भी सेम ऑयल फ्री टेक्नोलॉजी है तो इसमें श्री का कॉम्पिटिटिव एज कहां रह गया। हो सकता है ना कि कोई और कॉम्पिटिटर आके सेम टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर वालों को दे दे। कि स्मार्ट जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड वेंडर है, कोई भी बड़ा डेटा सेंटर प्लेयर होगा, फॉर एग्जांपल गूगल इंडिया में आके डेटा सेंटर ओपन करता है, अमेजोन इंडिया में आके डेटा सेंटर ओपन करता है, तो इंडिया के कोई भी एरे गहरे ऑयल फ्री चिलर प्रोवाइड करने वाले बंदे से चिलर्स नहीं परचेज करेंगे, वो ऐसे बंदे से ही चिलर परचेज करेंगे, क्योंकि वो गूगल है, वो अमेजोन है, वो ऐसे बंदे से ही चिलर्स परचेज करेंगे जो अप्रूव्ड वेंडर हो, उनके लिस्ट में एक अप्रूव्ड वेंडर हो। और स्मार्ट जो है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड वेंडर्स है और ग्लोबली एक बहुत ही एक्सेप्टेबल प्लेयर है, बहुत ही नामी प्लेयर है। तो जब उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तो उनको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगा, राइट। और एक दूसरी बात है कि स्मार्ट और श्री मिलके एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं कि एक डिफरेंट सॉल्यूशन डेटा सेंटर्स के लिए मिलेगा जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अगर एक डेटा सेंटर का खर्चा कम हो रहा है, एक डेटा सेंटर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी डेटा सेंटर कंपनी इस तरीके के ऑयल फ्री टेक्नोलॉजी यूज करेगी, और जब यूज करती रहेगी तो श्री को काम मिलता रहेगा। कि जो इनिशियल फीडबैक मिला है वो काफी पॉजिटिव है, पर फिर भी ये सेगमेंट से फिलहाल रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है, होगा तो बहुत थोड़ा होगा। 2-3 साल के बाद एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्लो होना चालू होगा, तब तक उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। पर एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन है, और श्री के लिए एक अलग ही एक डोर ओपन कर रहे हैं कि आज डिफेंस सेगमेंट से जितना रेवेन्यू आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में डेटा सेंटर कूलिंग से उतना रेवेन्यू आने लगे।